डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है वीट मैनेजमेंट। वीट मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्टडी किया था व्हाट इज वीट और क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वीट कंट्रोल और मेथड ऑफ वीट कंट्रोल। तो लेट्स सी स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वीट कंट्रोल। तो वीट कंट्रोल करने के लिए या खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अप्लाई किए जाते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आता है हैबिट ऑफ वीट प्लांट्स, फिर है लाइफ साइकिल ऑफ द वीट, ससेप्टिबिलिटी, डोरमेंसी पीरियड, रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशंस विदाउट लॉसिंग विएबिलिटी, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल थे, इनका हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हैबिट ऑफ वीट प्लांट, यानी जो वीट प्लांट है, जो खरपतवार का पौधा है, उसकी क्या हैबिट है। अगर हमें उसकी हैबिट का पता होता है तो हम वीट कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। जैसे कोई प्लांट जीरो फाइट नेचर का है, तो अगर उस कंडीशन में उसको ज्यादा वाटर अप्लाई किया जाए या प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई करने पर क्या होता है, वह वीड डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आता है लाइफ साइकिल ऑफ वीड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग वीड्स को एनुअल, बाई एनुअल और पेरेनियल में डिवाइड किया गया है। तो जो एनुअल और बाई एनुअल वीड्स होते हैं उनको हम लैंड कल्टीवेशन करके या वीड्स को उसकी सीडलिंग स्टेज में ही डिस्ट्रॉय करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो पेरेनियल वीड्स होते हैं उनका प्रोपेगेशन का मेथड ही अलग होता है। उनमें प्रोपेगेशन बल्ब, राइजोम, इन सब के द्वारा होता है, तो इनका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए इनके लिए क्या करना पड़ता है, इनके लिए फील्ड को प्लगिंग की जाती है या डिग आउट किया जाता है राइजोम वगैरह को। स्टूडेंट्स, फिर आता है ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी वाले प्रिंसिपल में क्या है, जो वीड्स होते हैं वो पर्टिकुलर केमिकल या हर्बिसाइड के लिए ससेप्टिबल होते हैं। जैसे कि हम ब्रॉड लीफ वीड्स की बात करें, यानी चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार की बात करें, तो यह खरपतवार जो होते हैं वो 2,4-D के लिए ससेप्टिबल होते हैं। तो जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनके नियंत्रण के लिए हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है डोरमेंसी पीरियड। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। इसका हम वाइल्ड ओट का एग्जांपल लेके स्टडी कर सकते हैं। वाइल्ड ओट, जिसका बॉटनिकल नेम है एविना फेटुआ, यह सबसे पहले थर्स्टन ने 1959 में ऑब्जर्व की थी। वाइल्ड ओट में 3 टाइप्स की डोरमेंसी पाई जाती है, जो कि है एनफोर्स्ड, इनेट और इंड्यूस्ड डोरमेंसी। एनफोर्स्ड डोरमेंसी जो होती है वह होती है डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड्स। इसी तरह इनेट डोरमेंसी होती है ड्यू टू जेनेटिकल इफेक्ट, यानी आनुवंशिक कारणों के कारण इनेट डोरमेंसी पाई जाती है। और लास्ट आता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इंड्यूस्ड डोरमेंसी जो होती है यह होता है वाटर स्ट्रेस जैसी फिजिक कंडीशन प्रोवाइड करने पर जो इंड्यूस्ड डोरमेंसी आ जाती है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो था रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन विदाउट लॉसिंग विएबिलिटी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वीड्स होते हैं हार्ड सीड कोट पाई जाती है, जिसके कारण यह एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं और ऑप्टिमम कंडीशन आने पर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इन वीड्स का कंट्रोल करना कैसे किया जा सकता है? इन वीड्स का कंट्रोल करने के लिए जो सीड फॉर्मेशन स्टेज आती है प्लांट में, उससे पहले इन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना जरूरी हो जाता है। फिर आता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वीड्स होते हैं उनको हम सीड या वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो जितने भी एनुअल और बाई एनुअल होते हैं उनका प्रोपेगेशन सीड से होता है, लेकिन पेरेनियल का जो प्रोपेगेशन है वो राइजोम, बल्ब एटसेट्रा से होता है। तो इसका हमने पीछे डिस्कशन कर ही लिया था। तो जो वीड्स प्रोपेगेट होते हैं सीड और
वेजिटेटिव मेथड से, यानी ऐसे वीड्स जो सीड और वेजिटेटिव मेथड से प्रोपिगेट होते हैं तो उनका कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल और केमिकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं। इसी तरह डिस्पर्जल ऑफ सीड जो प्रिंसिपल है, यानी हमें सीड्स के डिस्पर्जल या डिसेमिनेशन होने के मेथड का पता हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। अब आता है मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, यानी वीड्स का नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है। As we know, weed management is an integral part of an overall orchard management system. Weed control is especially important during the first few years of orchard establishment because competition from weeds during this period can result in reduced tree vigor and productivity. यानी orchard की जो प्रारंभिक अवस्था में वीड्स का कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि वीड्स जो मुख्य पौधे के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं तो वह ट्री विगर में लॉस का कारण बनता है और उससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है या इवन ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात करें तो वीड्स का कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इरेडिकेशन, फिर आता है प्रिवेंटिव मेजर, नेक्स्ट है क्यूरेटिव और कंट्रोल मेजर्स। क्यूरेटिव और कंट्रोल मेजर्स को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड और केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरेडिकेशन। इरेडिकेशन यानी उन्मूलन कर देना, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वीड प्लांट्स, plant parts and seed from the vicinity of nursery, field और orchard। यानी किसी भी नर्सरी, फील्ड या ऑर्चर्ड के आसपास के क्षेत्रों से वीड जो प्लांट है उनके सीड्स या वीड प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को पूर्ण रूप से उन्मूलन कर देना ही इरेडिकेशन है। तो इरेडिकेशन जो है यह है सभी वीड्स के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जगह इनको अप्लाई किया जा सकता है। फिर आता है प्रिवेंटिव मेथड, यानी बचाव के उपाय। प्रिवेंटिव मेथड जो है, इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू सीड्स एंड न्यू वीड प्लांट इन द कल्टिवेटेड एरिया। यानी जो कृषिगत क्षेत्र होते हैं वहां पर वीड प्लांट्स और उनके सीड्स की एंट्री को प्रिवेंट करना। तो जो प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं इनको टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा है क्यूरेटिव और कंट्रोल मेजर्स। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स। इन दिस मेथड द वीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इट्स मल्टीप्लिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। दिस विल प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड इन द नर्सरी, गार्डन और ऑर्चर्ड। यानी प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है किसी भी वीड्स को पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत इंट्रोडक्शन और मल्टीपल होने से रोकना होता है, और यह है नर्सरी, ऑर्चर्ड या गार्डन को वीड इन्फेस्टेशन से रोकने में मदद करता है। तो जो प्रिवेंटिव मेजर है वो कौन कौन से अप्लाई किए जा सकते हैं? इसके अंतर्गत आता है यूज क्लीन सीड्स, यानी जब हम मेजर क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए जो सोइंग के लिए सीड लेते हैं वह क्लीन होने चाहिए। यानी जो कंपोस्ट या FIM काम में ली जाती है वह पूर्ण रूप से विघटित तो होना जरूरी है ताकि उसमें खरपतवार के सीड्स ना आ सके। और जो एनिमल्स को जो हे या फूडर अप्लाई किया जाता है, दिया जाता है, उसके अंदर भी कोई वीड के सीड नहीं होने चाहिए। इसके लिए जो फूड अप्लाई दिया जाता है वह ग्राइंडिंग या कुकिंग करके दिया जाना चाहिए। फिर आता है क्लीन ऑल द फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी प्रॉपरली आफ्टर देयर यूज इन इन्फेस्टेड एरिया एंड बिफोर यूजिंग इन क्लीन एरिया। यानी जितनी भी फार्म की मशीनरी काम में ली जाती है उनको क्लीन कर लेना चाहिए यूज करने से पहले और यूज करने के बाद। वीड शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लावर एंड सेट सीड्स। जो अगर किसी फील्ड में वीड उग भी गए हैं तो उनको
सीड सेटिंग करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उससे पहले उनको अपरूट करके खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट आता है कीप वाटर चैनल्स, पाथ, रोड एंड बाउंड्रीज ऑफ बेड्स क्लियर ऑफ वीड्स। तो जितने भी आसपास के रास्ते हैं या खेतों की या नर्सरी की बाउंड्री होती हैं उनको वीड फ्री रखना चाहिए। तो यह सभी प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कंट्रोल मेजर या क्यूरेटिव मेजर्स। तो कंट्रोल मेजर या क्यूरेटिव मेजर्स जो है इसमें क्या होता है, फॉर वीड कंट्रोल सम प्रैक्टिसेस सच एज केमिकल कंट्रोल मेजर्स और नॉन केमिकल कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड व्हिच may reduce the weed population to the lowest level। यानी कंट्रोल मेजर्स या क्यूरेटिव मेजर्स के अंदर केमिकल और नॉन केमिकल दोनों ही मेथड अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कि वीड की जो पॉपुलेशन है, वीड की जो नंबर है, उनको कंट्रोल किया जा सके या लोवेस्ट लेवल तक रखा जा सके। These measures are followed to remove or to smoother the weeds growth and further multiplication। तो इसके अंतर्गत आने वाले मेजर्स हैं, सबसे पहले हम इसमें लेके चलते हैं मैकेनिकल या फिजिकल मेजर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक उपाय। इसके अंतर्गत आता है हैंड पुलिंग, हैंड वीडिंग, बर्निंग, फ्लडिंग, होइंग, टिलेज, मूविंग, स्मूथरिंग विद नॉन लिविंग मटेरियल और मल्चिंग। Burning of seed bed is called as rubbing or blind cultivation। Mechanical method is a very effective method of weed control from nursery, field and orchard। बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो जो हमने डिफरेंट ये मेथड इसके अंतर्गत पढ़े हैं, इनको हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जो हैंड पुलिंग की क्रिया है वह कैसे की जा सकती है। हैंड पुलिंग की क्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो वीड्स होते हैं उनको खुरपी या स्पेड की मदद से मैनुअली होइंग करके अपरूट किया जाता है। अब आता है स्मूथरिंग विद नॉन लिविंग मटेरियल, यानी मल्चिंग की क्रिया। मल्चिंग की क्रिया में क्या करते हैं, ब्लैक पॉलीथीन की जो शीट्स होती हैं उनको जो प्लांट ट्री होता है, ट्री की बेसिन में लगाया जाता है या सॉइल सरफेस पे लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, वीड्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी कम हो जाती है और उनके अंदर इसी तरह सॉइल से भी मॉइस्चर लॉस कम होने लग जाता है। तो यह सभी कारण बनते हैं कि वीड्स का कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह आता है मैकेनिकल कल्टीवर सच एज वीड बेजर। वीड बेजर जो है वो लूज सॉइल के अंदर बहुत इफेक्टिव होता है और इसको जहां पर लार्ज रॉकी एरिया हो वहां पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लूज सॉइल के अंदर इसका प्रयोग करके वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर नेक्स्ट मेथड आता है कल्चरल मेथड, यानी जो क्यूरेटिव मेजर की बात करते हैं या कंट्रोल मेजर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने मैकेनिकल कंप्लीट कर लिया है। अब आता है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड क्या है, द मेजर ऑब्जेक्टिव इज दैट द क्रॉप प्लांट शुड स्टैब्लिश अर्ली एंड ग्रो फास्टर अहेड ऑफ द वीड्स। यानी जो कल्चरल मेथड है, कल्चरल मेथड का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो मुख्य फसल है उसके प्लांट्स वीड्स की बजाय तेजी से स्टैब्लिश हो और तेजी से ग्रोथ करे, ताकि वीड्स की ग्रोथ को सुप्रेस किया जा सके। इस कल्चरल मेथड्स के अंतर्गत डिफरेंट टेक्निक्स आती है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, काइंड ऑफ क्रॉप, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, डेट एंड रेट ऑफ प्लांटिंग और सोइंग। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, फसलों की अदला बदली करके बोते हैं। तो फसलों की अदला बदली करके बोने से भी वीड्स को कम स्पेस मिलता है और वो सुप्रेस हो जाते हैं। इसी तरह काइंड ऑफ क्रॉप जैसे कि हम बात कर रहे हैं सन हेम्प या ग्राउंड नट। जब हम सन हेम्प या ग्राउंड नट जैसी ग्राउंड कवरिंग क्रॉप को उगाते हैं तो भी वीड इन्फेस्टेशन कम होता है, वीड्स के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। प्रॉपर या ऑप्टिमम डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाई करने से भी
जो मेजर क्रॉप होती है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए भी वीड्स सुप्रेस कर जाते हैं। और लास्ट आता है डेट एंड रेट ऑफ प्लांटिंग और सोइंग। तो जो मेजर क्रॉप होती है उसकी प्लांटिंग हम एक एग्जैक्ट डेट पर करते हैं या प्रॉपर ऑप्टिमम सीड रेट लेते हुए और प्रॉपर टाइम पर जब शोइंग या प्लांटिंग की जाती है तब भी यह वीड इन्फेस्टेशन को कम करता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड नाम से ही हमें समझ में आ रहा है जैविक नियंत्रण की विधियां। सम इंसेक्ट एज नेचुरल एनिमीज, डिजीज ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स, parasitic plants and selective grazing by livestock comes under biological method of weed control. It includes the use of living organism for suppressing or controlling the weeds. यानी इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं जैविक नियंत्रण का मतलब होता है खरपतवारों का प्रबंधन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करना। इसके अंतर्गत आते हैं प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स, पैथोजन, प्लांट एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन सब के द्वारा जब वीड्स का डिस्ट्रक्शन किया जाता है तो यही विधियां बायोलॉजिकल मेथड्स के अंतर्गत आती है। तो वीड मैनेजमेंट के लिए जब हम इन जैविक ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं तो इन सब को हम बायो एजेंट्स के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर इंसेक्ट या डिजीज ऑर्गेनिज्म होते हैं, यह मोस्ट सक्सेसफुल नेचुरल एनिमीज होते हैं वीड के लिए। तो जब बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है तो इसको पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम कुछ एग्जांपल देखेंगे पैथोजेंस के जो कि बायो हर्बिसाइड्स की तरह काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कोलेगो। कोलेगो का साइंटिफिक नेम है कोलेटोट्रैकम ग्लोइस्पेरिडेस। यह फंगल स्पोर्स होते हैं और यह वीड्स के अंदर स्टेम और लीफ ब्लाइट डिजीज करते हैं। फिर आता है बायोपोलरिस। बायोपोलरिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है बायोपोलरिस सॉर्गिकोला। यह भी जोहानसन ग्रास के अगेंस्ट काम में लिया जाने वाला पैथोजन है। नेक्स्ट है बायोफॉस। बायोफॉस जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, यह स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपियस का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है डिवाइन। डिवाइन जो है फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा फंगल स्पोर्स से निर्मित होता है और यह भी वीड्स के अंदर रूट रोट डिजीज उत्पन्न करता है। तो यह सभी बायो हर्बिसाइड्स कहलाते हैं, यानी ये जो पैथोजेंस थे उन सबको बायो हर्बिसाइड्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट के द्वारा बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है तो उसको हम पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं। तो जो इंसेक्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए काम में लिए जाते हैं उनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? लेट्स सी स्टूडेंट्स, biotic agent should be host specific. The agent should not attack any plant species other than those for which it is released. यानी जो हमने इंसेक्ट लिया है कंट्रोल करने के लिए वीड्स को, वह होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी जिस पर्टिकुलर वीड के लिए कंट्रोल करने के लिए काम में लिया है उसके अलावा यह मुख्य फसल को नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। जो बायो एजेंट होता है उसका इंट्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाना चाहिए। बायो एजेंट जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और लास्ट आता है कि बायो एजेंट शुड बी अ डिफरेंट फीडिंग हैबिट सो दैट अ वीड इज कंप्लीटली किल्ड। यानी जो बायो एजेंट होता है उसकी डिफरेंट फीडिंग हैबिट होनी चाहिए, यानी वह वीड के पूरे प्लांट को नष्ट कर सके, ऐसी हैबिट वाला होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ हम कुछ एग्जांपल लेंगे जहाँ इंसेक्ट के द्वारा वीड्स का कंट्रोल किया गया है। सबसे पहले आता है कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। तो जो कांग्रेस ग्रास है उसका नियंत्रण किससे किया गया है? उसका नियंत्रण बीटल से किया गया है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। इसके द्वारा कांग्रेस ग्रास का इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आता है लेंटाना कैमरा।
लेंटाला कैमरा के नियंत्रण के लिए सेवरल काइंड्स ऑफ मोथ, लेस बग और सीड फ्लाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिकली पियर जिसका बोटनिकल नेम है ओपेंशिया वुल्गेरिस, जिसको नागफनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंट्रोल करने के लिए डेक्टाइलोपियस टोमेटोसस इंसेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीड है वाटर हैसिंथ। वाटर हैसिंथ का कंट्रोल करने के लिए माइट और विविल का प्रयोग किया जाता है। माइट के अंतर्गत आता है ऑर्थोग्लूमा स्पीसीज और विविल के अंदर आता है नियोशेटिना स्पीसीज। लास्ट है वाटर फर्न। वाटर फर्न का बोटनिकल नेम है साल्विनिया मोल्स्टा और इसका नियंत्रण करने के लिए भी विविल का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिप्टोबेगस साल्विनी विविल का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है कंट्रोल मेथड है उनको हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड, यानी खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक विधियां। केमिकल मेथड इज वेरी इफेक्टिव ड्यू टू चीप, एफिशिएंट एंड इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स। सबसे इजी मेथड है, चीप है, इजीली अवेलेबल होने के कारण आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स जब हम केमिकल का बात कर रहे हैं तो वहां पर हर्बिसाइड या वीडिसाइड टर्म्स आती है, तो उनको देखते हैं। द केमिकल यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल which suppress or destroy the growth of weeds called as herbicide. It is based on the concept of selectivity. Weedicide is a restricted term. यानी ऐसे केमिकल्स जो कि वीड्स का कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं या उनके ग्रोथ को सुप्रेस करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है, उनको हम हर्बिसाइड कहते हैं। और यह सेलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। वीडिसाइड या हर्बिसाइड दोनों ही टर्म एक ही है, लेकिन वीडिसाइड एक रेस्ट्रिक्टेड टर्म है, इसलिए वीडिसाइड की जगह हर्बिसाइड टर्म का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स जो मिमिक्री वीड्स होते हैं, मिमिक्री वीड्स का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंट्रोल से ही किया जा सकता है, केमिकल मेथड से ही किया जा सकता है, क्योंकि मिमिक्री वीड्स के अंदर मुख्य फसल के जैसी ही समानता होती है। वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड और इंडिया में उसका क्या कंजप्शन रेट है उसको देख लेते हैं। इन द वर्ल्ड द कंजप्शन रेट ऑफ हर्बिसाइड्स आर मोर देन इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड्स, यानी क्रॉप्स में जो हर्बिसाइड्स का अगर कंजप्शन रेट देखते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में हर्बिसाइड कंजप्शन क्रॉप्स के अंदर ज्यादा है। उसके बाद आता है इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स। अगर इंडिया में कंजप्शन रेट देखते हैं क्रॉप्स के अंदर तो इंसेक्टिसाइड का जो कंजप्शन रेट है वो ज्यादा है, यानी पूरे वर्ल्ड में हर्बिसाइड का कंजप्शन ज्यादा है और इंडिया में क्रॉप्स के अंदर इंसेक्टिसाइड का कंजप्शन ज्यादा है। अब आते हैं क्रॉप्स के अंतर्गत। लार्जेस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप्स इन इंडिया आर राइस, कॉटन एंड वेजिटेबल, यानी सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है राइस में, उसके बाद आता है कॉटन और फिर आता है वेजिटेबल्स। फिर आता है लार्जेस्ट हर्बिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप इन इंडिया, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा हर्बिसाइड या खरपतवारनाशी का प्रयोग कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। सब तो वीट है, वीट के अंदर सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है राइस और टी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कंज्यूम्ड एंड मैन्युफैक्चर हर्बिसाइड इन इंडिया आइसोप्रोट्यूरन, यानी आइसोप्रोट्यूरन जो हर्बिसाइड है इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन और यूज जो है इंडिया में किया जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, सेलेक्टिविटी ऑफ वीड एंड क्रॉप्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम जो वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स है उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं या कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं जब हर्बिसाइड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, रिकमेंडेशन फॉर द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है
avoid the time when the plants are in bloom, in fruit formation stage और in active vegetative growth. दूसरा आता है इसके अंदर use of डालापन is done only when the tree are dormant, अर्थात डालापान का प्रयोग हॉर्टिकल्चर के अंदर तभी किया जाना चाहिए जब जो फल वाला पेड़ है वह डोरमेंट अवस्था में हो. ग्लाइफोसेट इज यूजफुल अगेंस्ट पेरेनियल वीड्स एंड कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन सिट्रस एंड ग्रेप ऑर्चर्ड. तो ग्रेप और सिट्रस के जो ऑर्चर्ड होते हैं वहां पर जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, पेरेनियल वीड्स होते हैं, उनके कंट्रोल के लिए ग्लाइफोसेट का प्रयोग किया जाना चाहिए, इफेक्टिवली काम में लिया जा सकता है. तो जब हम पेरेनियल वीड्स की बात कर रहे हैं जैसे कि बरमुडा ग्रास, जोहानसन ग्रास या जितने भी पेरेनियल वीड्स हैं उनके लिए ग्लाइफोसेट वीडिसाइड का प्रयोग इफेक्टिव होता है और यह समर में प्रयोग करना चाहिए जब वीड्स जो होते हैं वो विग्रस ग्रोथ कर रहे होते हैं. तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी वीडिसाइड की यूज करने की. तो स्टूडेंट्स कई बार ले बाई टर्म यूज में आती है, तो ले बाई टर्म होता क्या है? ले बाई यूज ऑफ वीडिसाइड, इट इज द यूज ऑफ वीडिसाइड इन स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर लास्ट वीडिंग और होइंग. अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल्स और हर्बिसाइड्स यूज टू कंट्रोल वीड इन क्रॉप्स. तो यहाँ पर जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, यानी क्रियाविधि के आधार पर दो तरह के होते हैं, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स और सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स. तो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो संपर्क में आते ही वीड्स को नष्ट कर देते हैं वो सभी कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स होते हैं. इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. Contact herbicides are those chemicals which kill the plant's tissue with which they come into contact. और इसके एग्जांपल है पैराक्वाट, डाइक्वाट. ये जिस भी प्लांट पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड में भी सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, यानी इनकी सेलेक्टिविटी के बेस पर इनको दो तरह से सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव में बांटा गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड में सेलेक्टिव वीडिसाइड और हर्बिसाइड. जो हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की बात करते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप. इट इज आल्सो नोन एज सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड्स, यानी किसी भी क्रॉप की बुआई करने से पहले हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं. It kills certain weed species with little or no injury to other species. इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA, एट्राजीन, सीमाजीन, ट्राइएजाइन, आइसोप्रोटिरोन, पेंडिमेथालिन, इमाजिथापिर, स्टाम F34 और फ्लूक्लोरेलिन. तो यह सभी सेलेक्टिव वीडिसाइड्स है, यानी पर्टिकुलर स्पीसीज को ही हार्म करते हैं, पर्टिकुलर वीड स्पीसीज को ही नष्ट करते हैं. फिर आता है नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज foliage एक्टिव हर्बिसाइड. इट किल्स ऑल द वीड्स कवर्ड बाय स्प्रेइंग. यानी जो नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड्स होते हैं वह foliage एक्टिव वीडिसाइड्स होते हैं और यह संपर्क में आने वाले सभी पौधों को नष्ट कर देते हैं, चाहे वो खरपतवार हो या संपर्क में आने वाला कोई फसल का पौधा हो. इट शुड नॉट बी यूज्ड इन स्टैंडिंग क्रॉप, यानी जो ये नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड्स होते हैं इनको स्टैंडिंग क्रॉप में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. इट इज ओनली यूज्ड इन फील्ड विदाउट क्रॉप, यानी खाली खेत में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए. इन नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड के एग्जाम्पल है ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, क्लोरेट, डाइनाइट्रोफिनॉल और पेंटाक्लोरोफिनॉल. अब जो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड था, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड का दूसरा पार्ट हमने बताया था सिस्टेमिक हर्बिसाइड. सिस्टेमिक हर्बिसाइड का एग्जांपल है इमाजिथापर. तो ये जो सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, सॉइल अप्लाइड और फोलिएज अप्लाइड. तो जो सॉइल अप्लाइड होते हैं
यानी जिनको हमें सोइल में देना है उनके एग्जाम्पल है फ्लूक्लोरेलिन, पेंडिमेथालिन। और फोलियज अप्लाइड सिस्टमिक हर्बिसाइड्स होते हैं 2,4-D, ट्राइएजाइन, सल्फोसल्फिरोन। अब नेक्स्ट जो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स होते हैं, these are usually applied to the leaves or stem of the plant and sometimes to the roots. Such herbicides are absorbed by the plants and then distributed to all plant parts where they accumulate. जो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स होते हैं वह पत्ती, तने या जड़ कहीं भी डाले जा सकते हैं और वहां से यह पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है, इनके जो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स होते हैं इनके एग्जांपल सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दोनों तरह के ही वीडिसाइड्स होते हैं। सेलेक्टिव वीडिसाइड्स में अगर हम देखते हैं तो 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA सेलेक्टिव वीडिसाइड जो है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स में आते हैं। इसी तरह अगर हम नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड की बात करते हैं तो उसमें आता है सोडियम आर्सेनेट और ग्लाइफोसेट। तो जो ग्लाइफोसेट होता है वह क्या करता है, प्लांट के अंदर मूव करके पूरे प्लांट को किल कर देता है। फिर लास्ट में आता है सॉइल अप्लाइड और रेजिडुअल हर्बिसाइड्स। इसके अंतर्गत क्या होता है, सच हर्बिसाइड्स व्हेन प्रेजेंट इन द सॉइल चेक द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी जो सॉइल अप्लाइड या रेजिडुअल हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, सॉइल के अंदर रहते हुए प्लांट्स की जो जर्मिनेटिंग वीड्स होते हैं, जर्मिनेटिंग वीड्स के सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। दीज आर अप्लाइड टू सॉइल एंड आर प्राइमरली इफेक्टिव अगेंस्ट जर्मिनेटिंग सीड्स और सीडलिंग। इसके एग्जांपल है CIPC, TCA। अब इनको रेजिडुअलिटी के बेस पर दो तरह से बांटा गया है, रेजिडुअल हर्बिसाइड्स और नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड्स। रेजिडुअल हर्बिसाइड्स में आता है 2,4-D और ट्राइएजाइन, और नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड्स में आता है पैराक्वाट और डाइक्वाट। केमिकल्स और हर्बिसाइड्स के बाद अब आता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, यानी खरपतवार नाशियों के प्रयोग करने का समय। तो जो खरपतवार नाशियों का प्रयोग करने का समय है वह 3 तरह से डिवाइड किया गया है, प्री प्लांटिंग, प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस। The time of application may largely determine the effectiveness of herbicides in various crops. तो इनको यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले आता है प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड्स। These herbicides also known as pre-plant incorporation or pre-plant incorporated herbicides. These are normally incorporated into the soil before sowing of the crop in the field. यानी मुख्य फसल को खेत में बुआई करने से पहले इन हर्बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। यह 2 तरह के होते हैं, सॉइल अप्लाइड और फोलियज अप्लाइड। सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स के एग्जांपल है एलाक्लोर और फ्लूक्लोरेलिन। तो जो फ्लूक्लोरेलिन होता है उसका सॉइल में एप्लीकेशन क्यों की जाती है, क्योंकि यह वोलेटाइल नेचर का होता है, इसलिए इसका फोलियज अप्लाई नहीं किया जाता है। फिर आता है फोलियज एप्लीकेशन। फोलियज एप्लीकेशन में आता है ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट। तो यह सभी एग्जाम्पल कौन से थे, यह सभी एग्जाम्पल प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल थे। अब आता है प्री एमरजेंस, यानी इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं कि इट इज यूज्ड प्रायर टू एमरजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉप और वीड। कोई भी क्रॉप्स के एमरजेंस होने से पहले जो वीडिसाइड यूज किए जाते हैं उनको प्री एमरजेंस कहा जाता है। जनरली जर्मिनेटिंग वीड्स को किल करने के लिए प्री एमरजेंस वीडिसाइड का प्रयोग किया जाता है, और प्री एमरजेंस के लिए जो वीडिसाइड काम में लिए जाते हैं वह सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स ही होते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। प्री एमरजेंस वीडिसाइड के एग्जांपल है सीमाजिन, ट्राइएजाइन और यूरिया इत्यादि। तो अगर हम एट्राजिन का एग्जांपल लेते हैं प्री एमरजेंस वीडिसाइड की तरह, तो एट्राजिन जो है वो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक एक्शन रखता है, और एट्राजिन का प्रयोग शुगर केन और ज्वार में प्री एमरजेंस वीडिसाइड की तरह प्रयोग किया जाता है। इसी तरह एलाक्लोर का ग्राउंडनट में और डाइयूरन और ऑक्सीडाइजोन का प्रयोग कॉटन में प्री एमरजेंस वीडिसाइड की तरह किया जाता है।
फिर आता है पोस्ट एमरजेंस, यानी आफ्टर एमरजेंस ऑफ ए क्रॉप। किसी भी फसल के उग जाने के पश्चात जो वीडिसाइड का प्रयोग किया जाता है उसे हम पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड कहते हैं। दीज आर फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड्स, यानी पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड जो भी होते हैं वह फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं। These are generally practiced when the crop grown sufficiently to tolerate herbicides, यानी जब क्रॉप 30 से 40 दिन की हो जाती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। It is applied to kill weeds that appear late in the crop। तो जो पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड होते हैं इनका प्रयोग तब किया जाता है जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है और उसके पश्चात मुख्य फसल में वीड्स दिखाई देना शुरू कर देते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड का प्रयोग किया जाता है। अब पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल है 2,4-D, डालापान, प्रोपेनिल, डाइक्वाट। तो अब हम पर्टिकुलर क्रॉप्स के अंदर पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड के एग्जांपल देखते हैं। स्टाम F34 और MCR इन पैडी, इसका प्रयोग पैडी में जब ट्रांसप्लांटिंग किए हुए 3 वीक्स हो जाते हैं तब किया जाता है। फिर आता है वीट। वीट के अंदर क्या होता है, जब वीट में 4 to 8 लीफ स्टेज आती है तब 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह राइस में 3 to 5 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग पेंडिमेथलिन का प्रयोग किया जाता है। और फिर आता है वीट में आइसोप्रोट्यूरन का प्रयोग। आइसोप्रोट्यूरन का प्रयोग वीट में सोइंग के 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। इसी तरह जो इमाजिथापर जो वीडिसाइड है उसका प्रयोग लेग्यूम क्रॉप्स जैसे कि सोयाबीन, ग्वार, ग्राउंडनट, इनके अंदर ब्रॉड और नैरो लीफ वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड को स्टडी किया है। तो इनसे रिलेटेड कुछ मेजर पॉइंट्स जो है उनको एक बार देख लेते हैं कि जो प्री एमरजेंस वीडिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, इनको बेयर सॉइल में यूज करना चाहिए ताकि यह बाद में रेन और इरिगेशन वाटर के थ्रू मूव कर सके और यह जर्मिनेटिंग वीड्स को किल कर सके। एनुअल वीड्स का जो कंट्रोल है वो प्री एमरजेंस वीडिसाइड के द्वारा ही किया जा सकता है। पोस्ट एमरजेंस जो हर्बिसाइड्स होते हैं उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उनका प्रयोग स्टैब्लिश वीड्स में करते हैं, यानी जहां पर खरपतवार उग चुके हैं वहां पर पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जो पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, उनको अप्लाई करने के लिए एडजुवेंट की जरूरत पड़ती है, यानी नॉन फाइटोटॉक्सिक ऑयल इसके अंदर मिलाना पड़ता है। और जो पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स होते हैं उनका सॉइल पर या क्रॉप पर कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यह ट्रीज के अंदर या फ्रूट ट्रीज के अंदर प्रयोग करने में इफेक्टिव रहता है, सेफ रहता है। अब आता है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो खरपतवार नाशी है या हर्बिसाइड्स है उनके अंदर कौन कौन से बेसिक केमिकल्स होते हैं उनके बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें पहला आता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल है 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA। तो यह सभी सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं और यह ब्रॉड लीफ जो वीड्स होते हैं यानी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम में लाया जाता है। फिर आता है एलिफेटिक्स। एलिफेटिक्स में आता है TCA, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डालापान। डालापान का केमिकल नेम है 2,2-डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। तो जो डालापान होता है वह दूब, बड़ू, इस तरह के पेरेनियल ग्रास को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहता है। फिर आता है एमाइड्स। एमाइड्स के अंदर आते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल। नेक्स्ट आता है कार्बामेट ग्रुप। कार्बामेट ग्रुप जो होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है, तो इसका सॉइल एप्लीकेशन ही किया जाता है। कार्बामेट ग्रुप में आता है थायोकार्बामेट्स।
थायोकार्बामेट्स में आता है बेंथियोकार्ब या थायोबेनकार्ब। फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। जो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया होती है इसके कुछ एग्जांपल है जिनके हम पर्टिकुलर यूज को भी देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट यूरिया में पहला आता है कोटोरेन। कोटोरोन जो है वो पेरिनियल वीड्स के कंट्रोल करता है। फिर आता है डायूरोन। डायूरोन जो है वो फिनाइल यूरिया है और यह हाई रेनफॉल और लाइट सैंडी सॉइल्स के अंदर प्रेफर किया जाता है। फिर आता है फेन्यूरोन। फेन्यूरोन जो होता है वो वुडी प्लांट्स यानी वुडी टाइप के जो वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के काम आते हैं। फिर आता है मोन्यूरोन। मोन्यूरोन जो है फिनाइल यूरिया है, यह प्री एमर्जेंस और सॉइल स्टरलेंट की तरह काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है टेनोरोन। टेनोरोन जो है वह हॉर्टिकल्चर के अंदर सेफली यूज किया जाता है। यह हॉर्टिकल्चर में कैरेट, बीन्स, पीस, अनियन, गार्लिक, टोमेटो, चिली, फ्रूट ऑर्चर्ड यानी मैंगो, सिट्रस और एप्पल में इफेक्टिवली यूज किया जाता है। फिर आता है सल्फ्यूरोन। यह सल्फोनाइल यूरिया के अंतर्गत आता है। तो यह सब एग्जाम्पल स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटेड यूरिया के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट आता है अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड टाइप में आता है ग्लाइफोसेट। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आता है बाईपायराइडिलेमस। इसके अंदर आता है पैराक्वाट, डाइक्वाट। नेक्स्ट है डाई नाइट्रो एलाइनिस। इसके अंदर फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथालिन आता है। फिर आता है लास्ट में ट्राइएजन। ट्राइएजन में आता है सिमाजिन, एट्राजिन, टर्ब्यूट्राइन और मेट्रिब्यूजिन। तो यहाँ स्टूडेंट्स केमिकल्स को हमने उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग इनको स्टडी किया है। नेक्स्ट आता है हर्बिसाइड्स एंड देयर ट्रेड नेम। तो स्टूडेंट्स बाजार में जितने भी हर्बिसाइड्स आते हैं उनको उनके केमिकल नेम की बजाय उनके ट्रेड नेम से ही जाना जाता है। तो इनको एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 2,4-D। 2,4-D का ट्रेड नेम क्या है? प्लांटागार्ड और विडोन। फिर आता है एलाक्लोर। एलाक्लोर लासो, एट्राजिन, एट्राटेफ, एट्राटेक्स, बेंथियोकार्ब, बोलेरो और सैटर्न, ब्यूटाक्लोर, मचेटी, डालापान, डाओफॉन, डायूरोन, कार्मेक्स, फ्लूक्लोरेलिन, बेसालिन, ग्लाइफोसेट, राउंडअप, इमाजिथापिन, गार्ड, आइसोप्रोटीरन, रोनक और एरिलोन, लैक्टोफेन, कोबरा, मेटाक्लोर, ड्यूएल, मेट्रिब्यूजिन, सेंसर, मेटासल्फुरोन, एस्कॉर्ट, मोन्यूरोन, तलवार, नाइट्रोफेन, टॉक E25, ऑक्सीडाइजोन, रोनस्टार, ऑक्सासल्फुरोन, डाइनेम, ऑक्साफ्लोरोफेन, गॉल, पैराक्वाट, स्वीप और ग्रेमेक्सोन मैक्स, पेंडिमेथालिन, स्टॉम्प, प्रोपेनिल, स्टॉम्प F34 और सल्फ्यूसल्फ्यूरोन, लीडर। तो यहाँ यह सभी नेम हर्बिसाइड्स के ट्रेड नेम थे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आता है कि जो हर्बिसाइड्स होता है उनका फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, यानी इनको जब हम काम में लेते हैं तो किस किस फॉर्म में लेते हैं। जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको हम 3 टाइप्स में काम में ले सकते हैं, डिजोल्व फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में और इंजेक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। तो जो डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं उनको डिजोल्व, इमल्सिफाइड और सस्पेंडेड इन लिक्विड कैरियर में काम में लेते हैं। और जो ड्राई फॉर्म में लेते हैं इसके लिए स्प्रेडर या हैंड के द्वारा स्प्रेड किया जाता है। और जो सॉइल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वह वेपोराइजेशन और फ्यूमिगेशन के पर्पज से किया जाता है। अब स्टूडेंट्स जितने भी हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स होते हैं उनमें AE या AI शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो वो क्या है? ये होते हैं एक्टिव केमिकल कंटेंट इन हर्बिसाइड्स। एक्टिव केमिकल कंटेंट इन हर्बिसाइड्स क्या है? The amount of active chemical content in the particular product is present either in percentage of active ingredient यानी AI और acid equivalent यानी AE। तो इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। Acid equivalent और AE refers to the part of the formulation that theoretically can be converted into the acid। फिर आता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और AI। It is that part of the chemical formulation which is directly responsible for the herbicidal effect।
तो जितने भी हर्बिसाइडल इफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर क्या शब्द यूज किया जाएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट। ऑल रिकमेंडेशन ऑफ हर्बिसाइड्स ट्रीटमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट और एसिड इक्विवेलेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने वीड क्या है, वीड का क्लासिफिकेशन, कैसे वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से प्रिंसिपल है, कौन कौन से हर्बिसाइड्स यूज किया जाता है, क्या उनके ट्रेड नेम है, इन सब की स्टडी की। स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिपा एग्री क्लासेस।